प्लांट किंगडम में सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है यहाँ पर साइलेंट फीचर ऑफ प्लांट। देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको आते हैं, बस मेरे को यहाँ पर एक बार जल्दी जल्दी बता देना है आपको। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ किसके बारे में, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ प्लांट्स के बारे में। तो आप ये बताइएगा कि अगर बात करते हैं प्लांट किंगडम के तो इसमें कौन आएंगे आपके, तो इसमें आएंगे आपके यूकैरियोट्स। कौन हो जाएंगे भाई, यूकैरियोट्स हो जाएंगे। तो चलो एक बार यूकैरियोट का फिर से मैं आपको मतलब बता देता हूँ, और मैं काफ़ी बार ऑलरेडी आपको यूकैरियोट प्रोकैरियोट बता चुका हूँ। ठीक है, तो यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि भाई मतलब आप ऐसा समझिए कि ऐसा सेल जिसके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वे क्या होते हैं आपके, वे होते हैं यूकैरियोट। सो प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स कैसे हैं, तो प्लांट्स आर यूकैरियोट हैं। और ये क्या कंटेन करते हैं, ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि आप इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं, द किंगडम इंक्लूड ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। सो ये प्लांट की डेफिनेशन यहाँ बन जाएगी। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो आप क्या देखोगे कि अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, प्लांट किंगडम जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मेजोरिटी क्या होते हैं आपके ऑटोट्रोप्स। कैसे होते हैं आपके, ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्यू मेंबर आर हेटरोट्रोपिक, आर हेट्रोट्रोपिक। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। और मैं जब कह रहा हूँ आपसे वीनस फ्लाई ट्रैप तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कैसा प्लांट होता है, ये होता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसा होता है भाई, ये होता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। साथ साथ नोट्स बनाना तो ये चैप्टर समझ पाओगे। सो ये कैसे हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है। चलो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप बना लो कि अगर हम बात करते हैं प्लांट की, ठीक है, तो प्लांट सेल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। सो मैं लिख सकता हूँ लेट प्लांट सेल कंटेन, द प्लांट सेल कंटेन क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, और आपको यहाँ पर सेल वॉल भी देखने के लिए मिलेगी। और जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल को मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इनकी लाइफ साइकिल में आपको 2 डिस्टिंक्ट फेज देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी आप ये समझ लो, इसको मैं एक कंसेप्ट में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट बना लो, डेट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेसेस, हैज 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। और ये डिस्टिंक्ट फेस कौन कौन से हैं आपके, तो इसमें बना लेंगे, पहला हो जाएगा आपका डिप्लॉइड, या फिर आप कह सकते हो डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफिटिक फेस, स्पोरोफिटिक फेस। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर आपका हैप्लॉइड गैमेटिक फेस, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेस। देखो इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ऑफ क्लासिफिकेशन, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखिए हम क्या देखेंगे, हम लोग अलग अलग सिस्टम देखेंगे क्लासिफिकेशन के, जिसमें कि आपको साइंटिस्ट के नेम वगैरह याद रखने और आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। तो देखो अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको पता ही है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, यहाँ पर आंसर आपका एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। सो अगर बात करते हैं एरिस्टोटल ने क्या करा था, पहली बार इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड करा था किसमें, 3 कैटेगरी में, हर्ब, श्रब और ट्रीज में इन्होंने डिवाइड करा था। ठीक है, किस किस में करा था, हर्ब्स में करा था, श्रब्स में करा था, और आपका ट्री में प्लांट को डिवाइड करा था। फिर इसके बाद आपका जो है, इसके बाद देखिए कौन सा क्लासिफिकेशन आया, फिर इसके बाद आया आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ध्यान रखेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये है आपका दिया था कार्लस लिनस ने। किसने दिया था भाई, कार्लस लिनस ने आपका ये क्लासिफिकेशन दिया था।
और ये क्लासिफिकेशन आपका किस पे बेस्ड था, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये आपका बेस्ड था, तो मैं कह सकता हूँ बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड था भाई, सुपरफिशियल कैरेक्टर पे बेस्ड था। सुपरफिशियल कैरेक्टर का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे क्या था, बेस्ड था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे क्या था, ये आपका बेस्ड था, मतलब मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के बेस पर क्या करा गया था, क्लासिफिकेशन करा गया था। फिर इसके बाद है आपका अगला, ये आप चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि इसमें अगर बात करते हैं, देखिए ये क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, इस क्लासिफिकेशन में जो हमारे लिनच जी थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा था वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हैं आपके इक्वल हैं। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं आपके इक्वल है, मतलब दोनों को बराबर वेटेज दी गई थी, जो कि क्या है गलत है। आप भी जानते हैं ये बात कि अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो किसकी वेटेज ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है, सेक्सुअल कैरेक्टर की वेटेज ज़्यादा होगी। पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कार्लेसिनस ने क्या कहा कि भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर और आपके सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों की वेटेज क्या है, बराबर है। फिर इसके बाद आपका अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या था आपका, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो ये किसने दिया था, ये है आपका दिया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने। ठीक, किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। ठीक है, पूरा नाम क्या होगा, जेडी हुकर होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेचुरल वाला काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किस पे बेस्ड था, तो ये काफ़ी सारे कैरेक्टर पे बेस्ड था। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टर। अभी कैरेक्टर कौन कौन से रहे थे जिस पे ये बेस्ड था, तो ये मॉर्फोलॉजी पर भी बेस्ड था। किस पे बेस्ड था भाई, मॉर्फोलॉजी। आप कहोगे सर मॉर्फोलॉजी तो ऊपर भी आपने बोला है कि भाई मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। इसके अलावा ये आपका एम्ब्रियोलॉजी पर भी बेस्ड था। किस पे बेस्ड था भाई, एम्ब्रियोलॉजी पर भी बेस्ड था। यह है आपका साइटोलॉजी पर भी बेस्ड था, साइटोलॉजी पर भी बेस्ड था। इसके अलावा यह है आपका एनाटॉमी पर भी बेस्ड था, और इसके अलावा यह है आपका फिजियोलॉजी पर भी बेस्ड था। ठीक है, किस पे था, फिजियोलॉजी पर भी बेस्ड था। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ था, अगर बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इसमें क्या करा गया, इसमें बताया गया कि भाई सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वेटेज आपकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। और ये बात सही भी है, क्यों, वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला एक सिस्टम आया, अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं भाई, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनी सुनते ही आपके दिमाग में एक टर्म आना चाहिए, जो कि मैंने चैप्टर 1 में बताया था, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका एंजलर एंड प्रांटल। ठीक है, दो साइंटिस्ट रहेंगे, एंजलर एंड प्रांटल। और ये किस पर बेस्ड था, और ये बेस्ड था आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। इस पर बेस्ड था भैया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर ये आपका बेस्ड था। तो आप इसके बारे में यहाँ पर क्लासिफिकेशन में इतनी चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो आप क्या सीखोगे, यहाँ पर आपको क्या सीखना है, यहाँ पर सीखना है आपको ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी को देखोगे। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप बता दोगे कि सर आपने बोला था टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, या मैं कह सकता हूँ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो तुम्हें टैक्सोनॉमी का मतलब पता है। तो पहला ब्रांच तुम्हें यहाँ कौन सा पढ़ना है, सबसे पहला ब्रांच तुम यहाँ पढ़ोगे मोर्फो टैक्सोनॉमी। कौन सा है भाई, मोर्फो टैक्सोनॉमी। तो तुम्हें टैक्सोनॉमी का मतलब पता है। ठीक है, तो अगर टैक्सोनॉमी का मतलब पता है तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। मोर्फो शब्द जो ये किसके लिए आया है, मोर्फोलॉजी के लिए आया है। किसके लिए आया है भाई, मोर्फोलॉजी के लिए आया है। और मैं कह रहा हूँ मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर या एक्सटर्नल फीचर के बेस पर जो यहाँ पर टैक्सोनॉमी होगी, उसको तुम क्या कह दोगे, मोर्फो टैक्सोनॉमी कह दोगे। तो देखो इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, ताकि तुम्हें क्या हो, फटाफट चीज़ें समझ में आए। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर आपका, साइटो टैक्सोनॉमी। क्या रहेगा भाई, साइटो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का तुम्हें मतलब पता है, तुम्हें किसका मतलब पता होना चाहिए, यहाँ पर साइटो का मतलब पता होना चाहिए। तो ये साइटो जो है यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, यह है आपका इंडिकेट कर रहा है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के।
ठीक है, किसका इंडिकेट कर रहा है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ अ सेल। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किस पर बेस्ड होगी? आपका जैसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर वगैरह पर क्या होगी? ये बेस्ड होगी। और टैक्सोनॉमी का मतलब तुम लोग जानते ही हो, तो बार बार एक ही चीज को बोलना क्या है, कोई फायदे वाली बात है नहीं। चलो थर्ड पॉइंट अगर बात करते हैं, तीसरी कौन सी तुम्हें ध्यान रखनी है? तीसरी तुम्हें ध्यान रखनी है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी। सो मैंने कहा आपसे कीमो, तो ये कीमो शब्द कहाँ से आ रहा है? यह आ रहा है आपका किससे? केमिकल से। तो यहाँ पर आप जो है जो टैक्सोनॉमी करोगे वो किस पर करोगे? ऑन द बेसिस, आप कह सकते हो डेट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगी आपकी कीमोटैक्सोनॉमी। फिर इसके बाद आपको फोर्थ पर क्या पढ़ना है? यहाँ पर आपको अगली पढ़नी है फेनेटिक्स और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सो फेनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में ये ध्यान रखोगे ये किस पर बेस्ड है, तो इस पर लिख दोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कोड्स। ठीक है, और यहाँ पर आप कहते हुए कंप्यूटर वगैरह का भी यूज होता है। किसका यूज होता है भाई? कंप्यूटर वगैरह का भी क्या होगा? यूज होगा। इसको चलो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटोमी या आपका फेनेटिक टैक्सोनॉमी में क्या होता है? कंप्यूटर वगैरह का यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई हर एक कैरेक्टर को एक एक नंबर या फिर एक एक कोड असाइन कर दिया है। फिर बाद में क्या करते हैं, आज जैसा कई सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, अब हर कैरेक्टर को कोई ना कोई नंबर या कोड असाइन करा हुआ है, तो उसके बेस पर आप क्या करते हो? यहाँ पर टैक्सोनॉमी कर देते हो। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखोगे। अब आते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और यहाँ पर मैं अब आपको दूंगा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बे कंसेप्ट जहाँ से आप पूरे चैप्टर को रिलेट करोगे। तो चलो तैयार हो जाओ नोट्स बनाने के लिए। उस चीज़ पे जाने से पहले थोड़ी सी चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बनाओगे कि जो आपका किंगडम प्लांट है, ठीक है, प्लांट किंगडम जो है, या फिर मैं कह सकता हूँ किंगडम प्लांटी, इसको आपने क्या करा है? दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक पार्ट हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेमिया पार्ट। ठीक है, ये क्या होगा इसके? ये अगर प्लांट क्या है? किंगडम है, तो ये क्या है? इसके सब किंगडम है। ठीक है, क्रिप्टोगेमिया। और आपका क्या होगा? फेनेरोगेमिया। तो ये क्या है? ये दोनों सब किंगडम है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके क्या है? सीडलेस प्लांट है। ठीक है, कैसे प्लांट है भाई? सीडलेस प्लांट है। वे किस में आते हैं आपके? वे आते हैं क्रिप्टोगेमिया में। और जो भी आपके क्या है? सीडेड प्लांट है, वे किस में आते हैं आपके? वे आते हैं आपके फेनेरोगेम्स में। इसका मतलब है कि भाई आप क्या पढ़ोगे आगे? आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे किसके बारे में? थैलोफाइटा के बारे में। जैसा आपका एल्गी, ठीक है, एल्गी किस में आएगा? ये आपका आएगा क्रिप्टोगेमिया में। ब्रायोफाइट किस में आएगा? ब्रायोफाइट आएगा आपका क्रिप्टोगेमिया में। और आपका टाइडोफाइट किस में आएगा? ये भी आएगा आपका क्रिप्टोगेमिया में। फेनेरोगेम्स की बात करते हैं तो आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, और आप पढ़ोगे यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर एकदम सीक्वेंस में चलें, तो सबसे पहला है तुम लोग यहाँ पर पढ़ोगे एल्गी के बारे में। एल्गी के बाद आप लोग पढ़ोगे ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट के बाद आप लोग पढ़ोगे टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट के बाद आप लोगों को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। और जिम्नोस्पर्म के बाद तुम लोग पढ़ोगे एंजियोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में। अब देखो एक चीज कहूंगा इस चैप्टर को पढ़ाते समय, इस चैप्टर को तुम ये मत समझो कि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, तुम इस चैप्टर को ये समझो कि तुम भाई एक तरह का प्लांट इवोल्यूशन पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो भाई? एक तरह का प्लांट इवोल्यूशन पढ़ रहे हो। ठीक है, सो एल्गी से हम लोग देखेंगे कि भाई एल्गी में कैसे 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 यहाँ पे क्या होते गए, धीरे 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 क्या होते गए, चेंजेस होते गए, और हम लोग कैसे एंजियोस्पर्म में पहुंचे हैं। ठीक है, सो एक तरह का आप इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हो। ठीक है, प्लांट किंगडम को आप ऐसे सोच के चलो। तो चलो अब हम आते हैं यहाँ पर इनके बेसिक कंसेप्ट की तरफ, जो बेसिक कंसेप्ट मुझे आज के लेक्चर में बताने हैं। और यहाँ पर सम बेसिक रफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस तरीके से बना लेना जैसे ही मन करे आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर चैप्टर स्टार्टिंग।
सो यहाँ पर तुम्हें बेसिक पॉइंट में दो चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है। तुम्हें यहाँ समझना है किसके बारे में, तुम्हें यहाँ समझना है गैमेटोफाइट के बारे में, तुम्हें यहाँ समझना है स्पोरोफाइट के बारे में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में सही से समझ लेना है, क्योंकि अगर इसको समझ डाला तो चैप्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए काफ़ी इजी। ठीक है, तो देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ गैमेटोफाइट। ठीक है, तो गैमेटोफाइट में सबसे पहली चीज़ हमेशा ये ध्यान रखो। ठीक है, गैमेटोफाइट को ऐसे समझो कि भाई क्या है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज द प्लांट बॉडी या फिर प्लांट का स्ट्रक्चर जो किससे बना है, जो बना है आपका हैप्लॉइड सेल से। ठीक है, प्लांट बॉडी या प्लांट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल, मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल। और दूसरी चीज का ध्यान रखो इसमें गैमेटोफाइट में कि गैमेटोफाइट क्या है। गैमेटोफाइट आपका ऐसा फेस है जहां पर क्या होगा, आपका गैमेट प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे भाई, गैमेट आपके प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही अब मैं स्पोरोफाइट को कंपेयर करूंगा। देखना, स्पोरोफाइट में क्या कहूंगा मैं कि भाई स्पोरोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट आप कह सकते हो प्लांट स्ट्रक्चर या फिर प्लांट बॉडी, प्लांट स्ट्रक्चर या फिर प्लांट बॉडी जो किसकी बनी होगी, जो कि बनी होगी आपकी डिप्लॉइड सेल की, मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल। ठीक है, क्या अंतर है यहाँ पर हैप्लॉइड सेल है और यहाँ पर क्या है आपके डिप्लॉइड सेल है। तो देखो गैमेटोफाइट में तुमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे होंगे, यहाँ पर स्पोरोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा भाई, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे समझो बड़े ध्यान से। अब देखो क्या समझना है तुम्हें समझना है कि भाई क्या है, तुम्हारे पास कोई प्लांट का ऐसा स्ट्रक्चर है जो किससे बना है, आपका हैप्लॉइड सेल से बना है। ठीक है, और ये क्या है आपका गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट कैसा है, आपका हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका माइटोसिस। क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस को समझने से पहले माइटोसिस के बारे में जानो भाई। माइटोसिस होता क्या है, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, एक पेरेंट सेल है। क्या है, पेरेंट सेल है। तो माइटोसिस क्या होगा, माइटोसिस क्या करेगा, ये आपका डिवाइड करके क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा। कितने सेल बना लेगा भाई, ये बना लेगा तुम्हारे 2 डॉटर सेल। और प्लॉइडिका रहेगी यहाँ पर सेम रहेगी। मतलब अगर हैप्लॉइड पेरेंट सेल है तो जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या रहेगी, या जो आने वाले डॉटर सेल है वे भी क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी तुम माइटोसिस पढ़ो, क्या कह रहा हूँ, जब भी तुम माइटोसिस पढ़ो तो तुम ये समझो कि यहाँ पर क्या होता है, प्लॉइडी सेम रहती है। क्या सेम रहती है भाई, प्लॉइडी यहाँ पर सेम रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर कितने डॉटर सेल बनते हैं, यहाँ पर तुम्हारे बनते हैं 2 डॉटर सेल। कितने सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। सो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में माइटोसिस हुआ। अब माइटोसिस हुआ होगा तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेंगे तो उनकी प्लॉइडी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वे भी कैसे रहेंगे, आपके हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या होगा आगे चल के। मान लो एक यहाँ पे गैमेट बना। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, कोई गैमेट बाहर से आया और ये गैमेट क्या कर गया, आपसी में फ्यूज करके। अब गैमेट आपसी में फ्यूज करके क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अगर जाइगोट आपका किसमें चला जाए, अगर जाइगोट आपका चला जाए यहाँ पर, ये किसमें चला गया भाई, मान लो माइटोसिस में चला गया। किसमें चला गया, ये माइटोसिस में चला गया। तो ये आपका क्या बनेगा, आगे चल के ये बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा भाई, स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट अगर आगे चल के क्या होगा, मियोसिस में गया। अब मैंने माइटोसिस कहा था ना स्पोरोफाइट बनने के लिए कि माइटोसिस में गया तो प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। हो सकता है कि मैं आपको क्लियरली विजिबल ना हो, पर बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, अब देखिए स्पोरोफाइट क्या है, मियोसिस में गया है। तो मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, कितने सेल बनेंगे भाई मियोसिस में, मियोसिस में बनेंगे आपके 4 सेल। और यहाँ पे प्लॉइडी क्या रहेगी, प्लॉइडी रहेगी हैप्लॉइड। मतलब पेरेंट सेल क्या है, डिप्लॉइड है, तो डॉटर सेल कैसे रहेंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड रहेंगे। इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखोगे, जब यहाँ पे मियोसिस हुआ तो क्या बन गया, स्पोर बन गया। और स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। और यही स्पोर आगे चल के जर्मिनेट कर जाएगा और क्या बना देगा, गैमेटोफाइट बना देगा। क्या बना देगा, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देगा। पहला कंसेप्ट। अब देखो दूसरा कंसेप्ट को यहाँ से समझना। अगर मान लो कि जाइगोट जो है यहाँ पर, ठीक है, पहले किस में जा रहा था, माइटोसिस में। अब किस में जा रहा है, ये मियोसिस में। मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। अगर ये किस में चला गया, यह चला गया आपका मियोसिस में, तो क्या होगा, ये आपका आगे चल के क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। और साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है
इसको अगर ये समझ आ गया है तो चैप्टर काफ़ी इजी होने वाला है, तो इसको 1-2 बार बना के समझ लेना। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। इसी के साथ चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।